फ्रेंड्स, मैं संतोष कुमार यादव आप सभी का इस ऑनलाइन सेशन में स्वागत करता हूं। आज हम क्लास 11th में बिजनेस स्टडी में फॉर्मेशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म के बारे में पढ़ेंगे। फॉर्मेशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। अ पार्टनरशिप फर्म इज फॉर्म व्हेन two or more persons enter into an agreement to form a partnership firm. This agreement can be oral or written. To avoid disputes in future, it is always advisable to have a written agreement. After signing the agreement, the partnership firm comes into existence. It is not compulsory to get the firm registered, but partners of the firm prefer to get the firm registered because a registered firm gets some benefits which unregistered firms do not get. यहाँ पर हमें बताया गया है कि जब दो या दो से अधिक व्यक्ति मिलकर किसी बिजनेस को चलाने के लिए एक एग्रीमेंट करते हैं तो उसे हम फॉर्मेशन ऑफ पार्टनरशिप कहते हैं। ये एग्रीमेंट रिटन या ओरल में किसी भी प्रकार का हो सकता है, परंतु ओरल में कोई भी बात पे कोई व्यक्ति कभी भी मुंह कर सकता है, मना कर सकता है कि ऐसा तो मैंने नहीं कहा था। तो इस तरह के डिस्प्यूट से बचने के लिए हमें फ्यूचर में कोई समस्या ना आए, रिटर्न एग्रीमेंट करने की एडवाइस दी जाती है, जिससे कि बाद में कोई डिस्प्यूट होने पर उसके आधार पर डिसीजन लिया जा सके। जब हम पार्टनरशिप में एग्रीमेंट पर साइन कर लेते हैं तो इसके साथ पार्टनरशिप फर्म एग्जिस्टेंस में आ जाती है, उसका जन्म माना जाता है कि वो शुरू हो गई है। ये जरूरी नहीं है कि पार्टनर्स के द्वारा अपने पार्टनरशिप फर्म का रजिस्ट्रेशन कराया जाए, लेकिन पार्टनरशिप का रजिस्ट्रेशन कराने को महत्व दिया जाना चाहिए, क्योंकि इससे अनरजिस्टर्ड फर्म की तुलना में कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट प्राप्त होते हैं। इन बेनिफिट के बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा पार्टनरशिप डीड। ये एग्जाम के एंगल से एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। इसके बारे में एग्जाम में क्वेश्चंस आ सकते हैं कि व्हाट इज पार्टनरशिप डीड, या कुछ ऐसे ऑप्शंस दिए जा सकते हैं जिसमें इसके बारे में पूछा जा सकता है। ये एक पार्टनरशिप का बहुत ही इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है। The document containing the terms and conditions of the partnership agreement is known as partnership deed. It is a stamp paper on which the rules, regulations and terms and conditions of partnership are written. It also contains the rights and duties of the partnership firm. Partnership deed को हिंदी में साझेदारी संलेख या साझेदारी संविदा कहा जाता है। इस डॉक्यूमेंट में एक पार्टनरशिप डीड के अंतर्गत कुछ शर्तें और स्थितियों का विवरण लिखा जाता है। ये एक स्टाम्प के ऊपर लिखा हुआ डॉक्यूमेंट होता है, जिसमें कि पार्टनरशिप फर्म को चलाने के लिए रूल्स क्या होंगे उन्हें लिखते हैं, रेगुलेशंस क्या बनाए जाते हैं और कौन कौन सी कंडीशंस रहेंगी, टर्म्स क्या होंगी, किन सिचुएशन में क्या क्या तरीके अपनाए जाएंगे, इनकी डिटेल लिखी जाती है। इसके साथ में इसमें पार्टनर्स के द्वारा क्या क्या ड्यूटीज़ की जाएंगी उन्हें लिखा जाता है। किसी भी पार्टनर को कौन कौन से राइट मिलेंगे इसका भी डिटेल इसमें लिखा जाता है। एक पार्टनरशिप डीड में सामान्य रूप से कौन कौन सी बातें लिखी जाती हैं वो यहाँ लिस्ट के रूप में बताई गई हैं। ये सामान्य रूप से हर पार्टनरशिप डीड में होती हैं, परंतु इसके अलावा भी हम अपने बिजनेस की ज़रूरत को देखते हुए अन्य बातें शामिल कर सकते हैं। जैसे कि सबसे पहले लिखते हैं नेम ऑफ द फर्म, बिजनेस किस नाम से चलाया जाएगा उसका नाम लिखा जाता है। सेकंड में नेम एंड एड्रेसेस ऑफ द पार्टनर्स, जो भी व्यक्ति पार्टनर बनते हैं उनका नाम क्या है, वो कहाँ रहते हैं, उनका एड्रेस की डिटेल इसमें लिखी जाती है, जिससे कि ज़रूरत पड़ने पर उन्हें मेल की जा सके। इसके बाद में है नेचर ऑफ बिजनेस द फर्म विल कैरी ऑन, फर्म के द्वारा कौन सा बिजनेस चलाया जाएगा, उसका लेवल क्या होगा, यानी कि वो इंटरनेशनल लेवल तक चलाएंगे, नेशनल तक चलाएंगे, प्रोविंशियल चलाएंगे या लोकल बिजनेस चलाएंगे, इसकी डिटेल इसमें लिखी जाती है। बिजनेस में होलसेल का कारोबार होगा या रिटेल कारोबार होगा, इसकी भी डिटेल लिखी जाती है, यानी थोक में करेंगे का बिजनेस या फुटकर का बिजनेस करेंगे। यहाँ पर हम मैन्युफैक्चरिंग करेंगे या सेलिंग करेंगे, इसकी भी डिटेल लिखी जाती है। फोर्थ में है प्लेस ऑफ बिजनेस, यानी कि बिजनेस कहाँ पर हमारा चलेगा, उसका ऑफिस का एड्रेस क्या होगा, उसको लिखा जाता है। फिफ्थ में है कैपिटल कंट्रीब्यूटेड बाय ईच पार्टनर, हर साझेदार कितना कितना पैसा बिजनेस में कैपिटल ग्रुप में लगाएगा, इन्वेस्ट करेगा, इसको लिखा जाता है।
ये आपस में वो तय कर सकते हैं, कोई कम और कोई ज़्यादा भी लगा सकता है, और सभी लोग चाहें तो बराबरी से भी लगा सकते हैं, यानी आपसी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के आधार पर कैपिटल तय की जाती है। इसके बाद में 6th है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ पार्टनर्स। ये भी सभी पार्टनर मिलकर आपस में तय करते हैं कि उनके बीच में लाभ का वितरण कैसे किया जाना चाहिए, और ये एक समान भी हो सकता है और एक किसी स्पेसिफिक रेशियो के रूप में भी उसे बांटा जा सकता है। 7th है द राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ द पार्टनर्स फॉर द मैनेजमेंट ऑफ द बिजनेस। जो भी बिजनेस करने के लिए हम पार्टनरशिप कर रहे हैं, इसमें पार्टनर्स के कौन कौन से राइट होंगे, कौन कौन सी ड्यूटीज़ होंगी, उन्हें लिखा जाता है। 8th में द मोड ऑफ मेंटेनिंग अकाउंट्स। अकाउंट बनाने की कौन सी मेथड होगी। अभी हम अकाउंटेंसी के बारे में पढ़ने वाले हैं कि अकाउंट बनाने के लिए दुनिया में 4 मेथड चलती हैं, सिंगल एंट्री सिस्टम, डबल एंट्री सिस्टम, कैश अकाउंटिंग सिस्टम, और इसके अलावा इंडियन अकाउंटिंग सिस्टम। ये 4 सिस्टम में से किस मेथड को हमारे पार्टनरशिप के बिजनेस के लिए यूज़ हम करेंगे, इसके बारे में भी इसमें लिखा जाता है। फिर 9th है द रेट ऑफ इंटरेस्ट पेबल टू पार्टनर्स ऑन देयर कैपिटल। जो पार्टनर्स कैपिटल बिजनेस में इन्वेस्ट करते हैं उनको इंटरेस्ट मिलेगा या नहीं मिलेगा, ये लिखा जाता है। अगर इंटरेस्ट देंगे तो किस रेट से इंटरेस्ट पे किया जाएगा उसका इसमें लिखना चाहिए। और यदि मान लीजिए कि इसमें ये नहीं लिखा है कि इंटरेस्ट दिया जाना है कैपिटल पर, तो कोई इंटरेस्ट पेमेंट नहीं किया जा सकता। फिर है 10th द रेट ऑफ इंटरेस्ट टू बी पेड बाय पार्टनर्स ऑन अमाउंट विड्रॉन बाय देम। यदि पार्टनरशिप फर्म से किसी पार्टनर के द्वारा कोई ड्राइंग्स की जाती है, पर्सनल यूज़ के लिए पैसा या माल निकाला जाता है, तो उसे ड्राइंग्स कहेंगे। इस पर इंटरेस्ट लेना है या नहीं लेना है, और अगर लेना है तो क्या रेट रहेगा, इसे लिखा जाना चाहिए। इसमें जो हम लिखेंगे उसी के आधार पर आगे बिजनेस में एंट्री की जाएंगी। 11th है द अमाउंट ऑफ सैलरी पेबल टू पार्टनर्स। ये तय करना पड़ता है कि जो पार्टनर बिजनेस में काम करेंगे, एक्टिव पार्टनर होंगे, अगर वो बिजनेस में कार्य करते हैं तो उन्हें हम सैलरी देंगे या नहीं देंगे। अगर सैलरी देंगे तो किस रेट से उनको सैलरी का पेमेंट किया जाना है वो लिखा जाना चाहिए। यदि हम सैलरी के बारे में कोई डिटेल पार्टनरशिप डीड में नहीं लिखते हैं तो किसी भी पार्टनर को कोई सैलरी नहीं मिलेगी। इसका में 12th है प्रोविजन रिगार्डिंग रिटायरमेंट एंड डिसोल्यूशन। अगर कोई पार्टनर बिजनेस से अलग होना चाहता है, रिटायरमेंट लेना चाहता है, तो उस संबंध में उसका हिस्सा या उसका शेयर कैसे कैलकुलेट किया जाएगा, कैसे पेमेंट किया जाएगा। और यदि बिजनेस में डिसोल्यूशन होता है, यानी कि बिजनेस को बंद ही कर दिया जाता है, तो उसको बंद करने की क्या प्रोसीजर होगी उसको इसमें लिखा जाता है। 13 है मेथड्स ऑफ सॉल्विंग डिस्प्यूट। यदि पार्टनर्स के बीच में किसी टॉपिक पर डिस्प्यूट पैदा हो जाता है या वो एग्री नहीं हो पाते हैं, तो किस प्रकार से उनके बीच में डिसीजन लिया जाना चाहिए, इसके बारे में इसमें लिखा जाता है। यदि इस बारे में कोई जानकारी न दी जाए तब ऐसी स्थिति में मेजॉरिटी की जो बात होती है उसे माना जाता है। 14 है वेदर इंटरेस्ट इज पेबल ऑन द लोन प्रोवाइडेड बाय पार्टनर्स एटसेट्रा। यदि किसी पार्टनर के द्वारा फर्म को लोन दिया जाता है तो उस पर किस रेट से इंटरेस्ट दिया जाएगा उसे यहाँ लिखा जाना चाहिए। और मान लीजिए अगर ये नहीं लिखा गया है तो ऐसी कंडीशन में पार्टनर्स के लोन पर 6% पर एनम के रेट से इंटरेस्ट पेमेंट किया जाता है। ये तय है कि इसको देना ही पड़ेगा। फिर इसके बाद में है रजिस्ट्रेशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। तो जैसे कि हम इसके बारे में पहले भी पढ़ चुके हैं कि पार्टनरशिप फर्म का रजिस्ट्रेशन कराने की अनिवार्यता या कंपलसरी नहीं है, लेकिन यदि हम इसका रजिस्ट्रेशन कराते हैं तो ऐसी सिचुएशन में हमें कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट प्राप्त होते हैं। अब हम यहाँ देख सकते हैं कि यदि हमारे द्वारा रजिस्ट्रेशन न कराया जाए तो ऐसी स्थिति में हमें क्या समस्याएं आ सकती हैं, तो इसके बारे में यहाँ दिया है कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ नॉन रजिस्ट्रेशन। फर्स्ट है अ पार्टनर ऑफ एन अनरजिस्टर्ड फर्म कैन नॉट फाइल अ केस अगेंस्ट द पार्टनरशिप फर्म। मान लीजिए किसी पार्टनर को लगता है कि उसकी पार्टनरशिप फर्म ने उसके साथ में धोखा किया है, यानी बाकी पार्टनर्स ने मिलकर मेजॉरिटी के आधार पर डिसीजन ऐसा लिया जिससे किसी पार्टनर को नुकसान हो रहा है, तो वो उस पार्टनरशिप बिजनेस के ऊपर केस करना चाहता है। तो अनरजिस्टर्ड पार्टनरशिप होने पर वो पार्टनर अपनी फर्म के ऊपर कोई कोर्ट केस नहीं कर सकता, यानी कि उसके साथ अत्याचार हो गया है, अन्याय हो गया है, तो उसे स्वीकार करना उसकी मजबूरी हो जाएगी। इसलिए कोई भी पार्टनर ये नहीं चाहता कि वो अपने हितों की रक्षा के लिए कुछ ना कर पाए, इसलिए सभी पार्टनर चाहते हैं कि रजिस्ट्रेशन करा लेना चाहिए। सेकंड,
अ पार्टनर ऑफ एन अनरजिस्टर्ड फर्म कैन नॉट फाइल अ केस अगेंस्ट एनी अदर पार्टनर ऑफ द अनरजिस्टर्ड फर्म। यदि किसी पार्टनर को लगता है कि उसके साथ किसी दूसरे पार्टनर ने कोई धोखाधड़ी की है, तो वो उस पार्टनर के ऊपर कोई केस नहीं कर सकता है, क्योंकि वो अनरजिस्टर्ड फर्म थी। रजिस्टर्ड कराने के बाद में वो ये कर सकता है, इसलिए रजिस्टर्ड कराने का ये भी एक बेनिफिट है। फिर है थर्ड, एन अनरजिस्टर्ड फर्म कैन नॉट फाइल अ सूट यानी कोर्ट केस अगेंस्ट एनी थर्ड पार्टी और आउटसाइडर फॉर रिकवरी ऑफ क्लेम। अब हम जानते हैं कि हम बिजनेस में कुछ क्रेडिट सेल भी करते हैं, उधार माल भी बेचते हैं। तो मान लीजिए कि अगर कोई व्यक्ति जानबूझकर हमारा पैसा लौटाने से मना कर देता है, तो ऐसी स्थिति में हमारे पास क्या विकल्प बचता है कि हम कोर्ट में केस लगाएं। लेकिन कोई भी अनरजिस्टर्ड जो फर्म होती है वो कोर्ट में केस नहीं लगा सकती, ये रिस्ट्रिक्शंस हैं। तो इसलिए अगर हमारा पैसा ऐसी स्थिति में फंस जाता तो डूब ही जाएगा, तो इसलिए रजिस्ट्रेशन कराना चाहिए। इसके बाद में है फोर्थ, द अनरजिस्टर्ड फर्म कैन नॉट फाइल अ केस अगेंस्ट एनी ऑफ द पार्टनर। यदि फर्म के साथ किसी पार्टनर के द्वारा धोखाधड़ी कर ली जाती है, तो फर्म अपने उस पार्टनर के खिलाफ कोर्ट में केस नहीं लगा सकती। तो इस प्रकार से हमने यहाँ पर देखा कि यदि हम फर्म का रजिस्ट्रेशन नहीं करा सकते हैं तो किस प्रकार की स्थिति आ सकती है, यानी किसी भी प्रकार से अपने हितों की रक्षा फर्म या उसके पार्टनर्स नहीं कर सकते। तो अपने खुद के हितों की रक्षा के लिए और पार्टनर्स के शिप के हितों की रक्षा के लिए ज़रूरी होगा कि हम अपने फर्म का रजिस्ट्रेशन कराएं। यहाँ पर ये ध्यान रखना जरूरी है कि हम तो किसी पे केस नहीं कर सकते, लेकिन और भी कोई भी व्यक्ति, बाहरी व्यक्ति हमारे ऊपर, पार्टनर के ऊपर या पार्टनरशिप फर्म के ऊपर केस कर सकता है। यानी औरों को पूरे अधिकार है, फर्म को और पार्टनर्स को कोई अधिकार नहीं है। ये इसका नुकसान है। तो फिर रजिस्ट्रेशन कराने में हमें तो लाभ ही छुपा हुआ है, क्योंकि उससे हमारे हितों की रक्षा होगी। नेक्स्ट है द प्रोसीजर फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ द पार्टनरशिप फर्म। अब अगर हम पार्टनरशिप फर्म का रजिस्ट्रेशन कराने का फैसला करते हैं तो उसके लिए क्या प्रोसीजर अपनाया जाता है, उसको यहाँ बताया गया है। तो इसके लिए हमें क्या प्रोसेस अपनाना पड़ेगी, तो यहाँ नीचे पॉइंट में दिया है, अ पार्टनरशिप फर्म कैन बी रजिस्टर्ड एनी टाइम। कभी भी हम इसको रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। दैट इज एट द टाइम ऑफ फॉर्मेशन और लेटर ऑन वेयर एवर पार्टनर्स डिजायर टू गेट इट रजिस्टर्ड। ये हम जब पार्टनरशिप बनाते हैं तब भी कर सकते हैं, और जब पार्टनर बाद में कभी इच्छा हो रजिस्टर्ड कराने की, बिजनेस चलते हुए कुछ टाइम निकल गया, बाद में इच्छा हुई कि रजिस्टर्ड करा लेना चाहिए, तब भी करा सकते हैं। टू गेट द फर्म रजिस्टर्ड द पार्टनर्स हैव टू अप्लाई टू द रजिस्ट्रार इन ए प्रिस्क्राइब फॉर्म अलॉन्ग विद द रजिस्ट्रेशन फीस। इसके लिए जो पार्टनरशिप फर्म के पार्टनर्स हैं उन्हें रजिस्ट्रार ऑफ फर्म्स के पास में एक निश्चित या निर्धारित जो फॉर्म है उस पर रजिस्ट्रेशन फीस को चुकाते हुए फॉर्म को सबमिट करना पड़ता है। इस एप्लीकेशन फॉर्म में हमें कुछ जानकारियां भरना पड़ती हैं, वो इस प्रकार हैं। फर्स्ट है नेम ऑफ द फर्म लिखना पड़ेगा, द प्रिंसिपल प्लेस ऑफ द बिजनेस ऑफ द फर्म, यानी बिजनेस का हमारा ऑफिस कहाँ है। अगर कई सारे ऑफिसेस हों तो उसमें हेड ऑफिस को यहाँ पर लिखा जाता है। थर्ड है द नेम ऑफ एनी अदर प्लेस वेयर फर्म विल बी केयरिंग ऑन द बिजनेस। इसके अलावा हमारे हेड ऑफिस के अलावा और कौन से ब्रांच ऑफिस हैं उनका भी इसमें उल्लेख किया जाना चाहिए। डेट ऑफ एडमिशन ऑफ द पार्टनर्स इन द फर्म, बिजनेस में पार्टनर्स कब कब शामिल हुए उनके एडमिशन की डेट लिखना चाहिए। नेम एंड परमानेंट एड्रेस ऑफ द ऑल द पार्टनर्स लिखना चाहिए। ड्यूरेशन ऑफ द फर्म लिखना चाहिए। यदि ड्यूरेशन ऑफ द फर्म तब लिखी जाती है जब किसी खास टर्म के लिए हमने पार्टनरशिप बनाई कि 5 साल के लिए, तो उसे लिखना पड़ेगा। और अगर हमने कोई टर्म तय नहीं किए तो इसको लिखने की आवश्यकता नहीं होती। इसके बाद ये जो फॉर्म हम भर देते हैं, इसके बाद में एप्लीकेशन के ऊपर सभी पार्टनर्स को अपने सिग्नेचर करने होते हैं, साइन किया जाता है उनके द्वारा। इसके बाद में रजिस्ट्रार के पास में फीस के साथ में हम जमा करते हैं। उसके बाद में जो रजिस्ट्रार ऑफ फर्म्स हैं उनके द्वारा फॉर्म की चेकिंग की जाती है, वेरिफिकेशन किया जाता है कि जो जानकारी भरी गई हैं वो उनके हिसाब से पूरी हैं और सारी जानकारी देती हैं। और यहाँ पर ये ध्यान रखना जरूरी होगा कि जिस नाम से फर्म हमारे द्वारा रजिस्टर्ड कराई जा रही है उसी नाम से सेम वही नाम की कोई और फर्म पहले से तो रजिस्टर्ड नहीं है, इसका मिलान किया जाता है। जब ये पाया जाता है कि ऐसा कोई मैचिंग नहीं हो रही है तब रजिस्ट्रार ऑफ फर्म के द्वारा एक सर्टिफिकेट रजिस्ट्रेशन के संबंध में इशू किया जाता है। ये रजिस्ट्रेशन का सर्टिफिकेट फर्म के एग्जिस्टेंस के एविडेंस का कार्य करता है, यानी फर्म के जन्म का कार्य करता है। रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट मिल जाता है। उसके बाद फर्म
एक रजिस्टर्ड फर्म के बेनिफिट ले सकती है। रजिस्ट्रेशन के बाद में हम जब कोई आवश्यकता महसूस करते हैं तो रजिस्ट्रार को इन्फॉर्मेशन देकर उसमें आवश्यक बदलाव की करा सकते हैं, चेंजेस कर सकते हैं। इसके बाद हम यहाँ देख सकते हैं एक डिफरेंस दिया गया है, एग्जाम के एंगल से बहुत ही इंपॉर्टेंट डिफरेंस है, इसकी अच्छे से तैयारी करना चाहिए। जब डिस्क्रिप्टिव एग्जाम होगा तो इनके बारे में क्वेश्चन जरूर पूछे जाएंगे। डिफरेंस बिटवीन पार्टनरशिप एंड सोल प्रोप्राइटरशिप। अभी तक हमने दो बिजनेस के बारे में देखा जिनमें एक जैसा मिलता जुलता था। एक हमने हिंदू ज्वाइंट फैमिली का बिजनेस भी देखा है। यहाँ पर हम देख सकते हैं कोई डिफरेंसेस के बारे में जानकारी दी गई है। यहाँ पार्टनरशिप के जो सेकंड पॉइंट है नंबर ऑफ मेंबर्स का, उसका हमें ध्यान रखना होगा। मिनिमम 2 और मैक्सिमम 20 लिखा है, लेकिन अमेंडमेंट के बाद ये संख्या 50 हो गई है, इसे हमें ध्यान रखना होगा। ऑर्डिनरी बिजनेस में 50 मेंबर होंगे। इसके बाद हम देख सकते हैं एक नया डिफरेंस दिया हुआ है पार्टनरशिप और ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस में। तो ये भी एग्जाम के एंगल से कार्य का है समझने के लिए। अगर आप सिर्फ इन पॉइंटों को जो यहाँ डिफरेंसेस के रूप में दिए गए हैं, सिर्फ इतने ही पॉइंट अगर अपने दिमाग में बिठा लेते हैं तो आप इससे रिलेटेड सारे क्वेश्चन के आंसर देने में सक्षम हो जाते हैं। इनमें सारे वो पॉइंट कवर किए गए जो कि किसी भी बिजनेस के फर्म के टाइप के बारे में जानकारी के लिए, सामान्य जानकारी के लिए रिक्वायर्ड होते हैं। अब हम बिजनेस के एक नए टाइप के बारे में पढ़ेंगे, कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन। इसे हिंदी में सहकारी संगठन कहा जाता है। तो ये जो संगठन है एक कोऑपरेटिव फर्म होती है। कोऑपरेटिव फर्म है बिजनेस का जिसमें कि इन दिस फर्म द मेन मोटिव इज नॉट अर्निंग प्रॉफिट बट द मेन मोटिव ऑफ कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन इज म्यूचुअल हेल्प। ये डिफरेंस है कि अभी तक हमने पढ़ा कि जो भी बिजनेस होते हैं उनका मेन मोटिव होता है प्रॉफिट अर्न करना, परंतु कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन का मेन मोटिव प्रॉफिट अर्न करने के स्थान पर अपने कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन के जो मेंबर्स हैं उनकी म्यूचुअल हेल्प करना होता है। प्रॉफिट तो यहाँ भी अर्न किया जाता है, परंतु हेल्प का पॉइंट फर्स्ट होता है और प्रॉफिट का पॉइंट सेकेंडरी होता है। इट वर्क्स विद द प्रिंसिपल ऑफ ईच फॉर ऑल एंड ऑल फॉर ईच। इसका सिद्धांत है इसको चलाने का कि हर एक व्यक्ति बाकी सभी के लिए और सभी लोग किसी एक व्यक्ति के लिए हैं। द कोऑपरेटिव सोसाइटी और ऑर्गेनाइजेशन इज ए वॉलंटरी एसोसिएशन ऑफ पर्सन्स हु ज्वाइन टुगेदर फॉर म्यूचुअल हेल्प। इस कोऑपरेटिव सोसाइटी या ऑर्गेनाइजेशन में कोई भी व्यक्ति अपनी इच्छा से शामिल हो सकता है और यहाँ उद्देश्य उनका होना चाहिए एक दूसरे की मदद करना। अ मिनिमम ऑफ 10 persons आर रिक्वायर्ड टू फॉर्म अ कोऑपरेटिव सोसाइटी। किसी भी कोऑपरेटिव सोसाइटी को शुरू करने के लिए कम से कम 10 मेंबर की जरूरत होती है। द रजिस्ट्रेशन ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी इज कंपलसरी। ध्यान देने की बात है यहाँ पर ऑब्जेक्टिव एंगल से, कोऑपरेटिव सोसाइटी का रजिस्ट्रेशन कंपलसरी होता है जबकि पार्टनरशिप का रजिस्ट्रेशन कंपलसरी नहीं है। ये डिफरेंस है, ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है। एंड द कैपिटल ऑफ कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन इज कंट्रीब्यूटेड बाय द मेंबर्स ओनली इन द फॉर्म ऑफ शेयर कैपिटल। या इस कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन में मेंबर्स के द्वारा जो कैपिटल इन्वेस्ट की जाती है वो कैपिटल के स्थान पर शेयर कैपिटल कहलाती है। तो यहाँ टर्म का अंतर है, यहाँ पर हम कैपिटल को शेयर कैपिटल बोलते हैं और यहाँ कैपिटल के कुछ भाग बनाए जाते हैं जिसमें से कुछ हिस्सा उन्हें परचेज करना होता है। तो जो हिस्सा वो परचेज करते हैं उतने शेयर उन्हें मिलते हैं, उसके बदले में वो फर्म को पैसा चुकाते हैं, वही उनकी कैपिटल होती है। द कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन कैन रेज लोन आल्सो फ्रॉम द बैंक्स। ये जो ऑर्गेनाइजेशन है ये बैंक से भी लोन ले सकते हैं। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं जो फर्स्ट डेफिनेशन दी गई है, यहाँ पर इंडियन कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट की जानकारी दी गई है। यहाँ पर जो ईयर दिया गया है 1912 यानी सन 1912। तो ये ईयर भी हमें याद रखना होगा। ऑब्जेक्टिव एग्जाम में ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है कि इंडियन कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट कब बनाया गया था, तो आपको याद रखना होगा। इस प्रकार से हम अभी तक कई सारे एक्ट के बारे में पढ़ चुके हैं, तो आप इनकी लिस्ट बना लीजिए जिससे कि आपको प्रिपरेशन करने में दिक्कत ना आए। अब हम यहाँ देखेंगे फीचर्स ऑफ कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन। एक कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन अगर हम बनाते हैं तो उसमें कौन कौन सी विशेषताएं पाई जाती हैं। तो सबसे पहला है
वॉलेंट्री एसोसिएशन। इसका मतलब है इच्छानुसार इसमें शामिल होना, ऐच्छिक संगठन है ये। द कोऑपरेटिव सोसाइटी इज अ वॉलेंट्री एसोसिएशन ऑफ पर्सन्स। यहाँ पर जिंदा व्यक्ति जो होते हैं वही बन सकते हैं इसके मेंबर। कंपनी भी एक पर्सन होती है लेकिन उसे आर्टिफिशियल पर्सन कहा जाता है, इसलिए ये पॉइंट यहाँ पे इंपॉर्टेंट है कि पर्सन्स का एसोसिएशन है ये। एनी पर्सन कैन ज्वाइन द कोऑपरेटिव सोसाइटी इफ ही और शी हैज़ कॉमन इंटरेस्ट। ऐसे सभी व्यक्ति, महिला या पुरुष, जो कि एक समान उद्देश्य रखते हैं वो इस एसोसिएशन में शामिल हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एनी फार्मर कैन ज्वाइन द एग्रीकल्चर सोसाइटी और एनी कंज्यूमर कैन ज्वाइन द कंज्यूमर सोसाइटी। एक किसान को अपने खेती संबंधित कोई अगर सोसाइटी हो तो उसमें जुड़ने से लाभ होगा कि उसे जानकारी मिलेगी, अपना माल जो फसल है उसे बेचने में मदद मिल सकती है। खेत के लिए जो कीटनाशक होते हैं, पेस्टिसाइड होते हैं, जो फर्टिलाइजर्स होते हैं और अन्य किसी प्रकार की नॉलेज की जरूरत होती है वो उसे उस सोसाइटी से मिलेगी, इसलिए वो उसमें शामिल हो सकता है। इसी प्रकार से जो कंज्यूमर होते हैं वो किसी कंज्यूमर सोसाइटी में शामिल होकर सस्ते में और अच्छा माल खरीद सकते हैं। द मेंबर्स कैन लीव द सोसाइटी वेन एवर दे डिजायर सो बाय गिविंग ए नोटिस। कोई भी मेंबर जब अलग होना चाहता है तो एक नोटिस देकर अपने ऑर्गेनाइजेशन से अलग हो सकता है। देयर इज नो रिस्ट्रिक्शन ऑन एंट्री और एग्जिट ऑफ मेंबर्स। इसमें किसी भी व्यक्ति को शामिल करने के लिए या उसके बाहर जाने पर किसी प्रकार की कोई बाधा या रोक नहीं है। जब कोई व्यक्ति चाहे अपनी इच्छा से शामिल हो सकता है और जब अलग होना चाहे तो एक नोटिस देकर अलग हो सकता है। यहाँ पार्टनरशिप की जैसी रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि बिना सबकी सहमति के ना कोई आएगा ना ही कोई जाएगा। They can join or leave the cooperative organization of their own will and wish। जब चाहे तो अपनी इच्छा से वो शामिल हो सकते हैं। The membership is open to all the members irrespective of their caste, creed and religion। इसमें जो मेंबरशिप होती है वो सभी लोगों के लिए ओपन होती है, कोई व्यक्ति शामिल हो सकता है। इसमें किसी प्रकार के जाति, धर्म या अन्य किसी प्रकार के कोई लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं कहता है, सभी व्यक्ति के लिए इसमें ओपन एंट्री रहती है। इसके बाद में है सेकंड, इक्वल वोटिंग राइट्स। कोऑपरेटिव सोसाइटी में डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल पर कार्य करती है। जैसे कि हम इलेक्शन में देखते हैं एक व्यक्ति को एक वोट देने का अधिकार होता है, यही फॉर्मूला कोऑपरेटिव सोसाइटी में भी होता है कि यहाँ पे हर मेंबर का एक वोट होता है। ये पॉइंट बहुत ही ध्यान देने का है कि वन मेंबर यानी वन मैन वन वोट, क्योंकि कंपनी की कंडीशन में स्थिति बदल जाती है। यहाँ पर जो कोऑपरेटिव सोसाइटी है इसमें एक व्यक्ति ने कितने भी शेयर खरीद रखे हों, वोट वो एक ही दे सकता है। जैसे कि यहाँ एग्जाम्पल आप दे सकते हैं, अ पर्सन हु हैज़ 1000 शेयर्स एंड अ पर्सन हु हैज़ 10 शेयर्स विल गेट वन वोटिंग राइट इक्वली। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं एक व्यक्ति के पास में 1000 शेयर थे, दूसरे के पास केवल 10 शेयर हैं, लेकिन दोनों को वोट कितने देने को मिलेगा? केवल एक। यानी कि यहाँ पर कितने इन्वेस्टमेंट आपने कैपिटल का किया है उससे कोई मतलब नहीं रहता है। जबकि कंपनी में ये स्थिति बदल जाती है। अगर एक व्यक्ति के पास में 1000 शेयर थे तो वो 1000 वोट डालेगा, दूसरे के पास अगर 10 शेयर्स हैं तो वो 10 वोट डालेगा। इसका मतलब ये माना जाता है। तो इस प्रकार से इक्वल वोटिंग राइट का पॉइंट एक यहाँ पर इम्पॉर्टेंट है, यहाँ पर डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल को फॉलो किया जाता है। सर्विस मोटिव। द मेन मोटिव ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी इज टू प्रोवाइड सर्विस टू इट्स मेंबर्स एंड नॉट टू अर्न प्रॉफिट। कोऑपरेटिव सोसाइटी लोगों की सहायता या मदद करने के लिए, उनकी सेवा करने के लिए ओपन की जाती है। उसका उद्देश्य लाभ कमाना नहीं होता। अर्निंग प्रॉफिट इज द सेकेंडरी मोटिव। लेकिन किसी भी बिजनेस को चलाने के लिए, उसके खर्चों को निकालने के लिए कुछ प्रॉफिट अर्न करना जरूरी है, ग्रोथ के लिए भी जरूरी है। इसलिए ये प्रॉफिट तो अर्न करती हैं, परंतु वो उनका सेकेंडरी मोटिव होता है, इसलिए वो ज़्यादा प्रॉफिट के बजाय नामात्र के प्रॉफिट पर कार्य करती हैं। इसका अन्य फोर्थ है सेपरेट लीगल एंटिटी। सेपरेट लीगल एंटिटी, इट इज कंपल्सरी फॉर ए कोऑपरेटिव सोसाइटी टू गेट इटसेल्फ रजिस्टर्ड अंडर द कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट। अभी हम इसका पढ़ चुके हैं कि हर कोऑपरेटिव सोसाइटी को कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट के द्वारा रजिस्ट्रेशन कराना कंपलसरी होता है। रजिस्ट्रेशन के बाद में उन्हें
एक स्वतंत्र कानूनी अस्तित्व मिल जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि जो कोऑपरेटिव सोसाइटी है उसे उसके मेंबर से अलग समझा जाएगा और कोऑपरेटिव सोसाइटी अपने नाम से कोई भी एग्रीमेंट कर सकती है, कोई भी प्रॉपर्टी को सेल कर सकती है, बाय कर सकती है, कोई भी कॉन्ट्रैक्ट अपने खुद के नाम से कर सकती है। यदि किसी मेंबर की डेथ हो जाती है या वो इंसॉल्वेंट हो जाता है या इनकेपेसिटी उसकी किसी प्रकार की हो जाती है तो इसका किसी भी प्रकार से कोऑपरेटिव सोसाइटी पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता। और कभी बिजनेस में कोई लॉस हो जाए तो इसमें जो लायबिलिटी है वो लिमिटेड होती है। इसमें पर्सनल जो प्रॉपर्टी है उससे कोई रिकवरी नहीं की जा सकती। इसका अन्य फिफ्थ है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सरप्लस। बिजनेस में कुछ प्रॉफिट उनके द्वारा अर्न किया जा रहा है, ये अभी हमने पढ़ा। तो इस प्रॉफिट को एक निश्चित समय के बाद में कैलकुलेट किया जाता है और इसे जितने भी मेंबर थे उनके बीच में कैपिटल कंट्रीब्यूशन के आधार पर सभी मेंबर्स में डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया जाता है। इसको प्रॉफिट को बांटते समय वन मैन वन वोट का फॉर्मूला नहीं चलता, यानी यहाँ पर देखा जाएगा कि जिसने जितना इन्वेस्टमेंट किया उसके अकॉर्डिंग उसे प्रॉफिट में शेयर मिलना चाहिए। तो जैसे अभी हमने एग्जांपल देखा था कि किसी के पास में 1000 शेयर थे और दूसरे के पास में 10 शेयर थे, उनको बराबर नहीं मिलेगा बल्कि इसी रेशो में मिलेगा प्रॉफिट में हिस्सा। इसके बाद में है 3.2 मेरिट्स ऑफ कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशंस। यहाँ पर इससे क्या लाभ होते हैं इसको खोलने से, इनकी चर्चा की गई है। फर्स्ट है इजी टू फॉर्म। इसका रजिस्ट्रेशन कराकर हम इसको स्टार्ट कर सकते हैं। इसके रजिस्ट्रेशन में कोई ज़्यादा फॉर्मेलिटीज़ की ज़रूरत नहीं है, इसलिए इसे शुरू करना आसान होता है। कोई भी 10 वयस्क व्यक्ति जिनकी उम्र 18 साल से अधिक हो और जिनके उद्देश्य एक समान हो वो मिलकर इसके रजिस्ट्रेशन की प्रोसेस को पूरा करके इसको शुरू कर सकते हैं। सेकंड है लिमिटेड लायबिलिटी, जिसे अभी पहले बताया कि इसमें मेंबर्स की लायबिलिटी लिमिटेड होती है। बिजनेस में किसी प्रकार के लॉस होने पर उनकी जो कैपिटल इन्वेस्ट किए सिर्फ उतने तक का ही लॉस उन्हें वहन करना पड़ता है और इससे एक्स्ट्रा अगर कोई लॉस अगर हो जाता है तो उससे क्रेडिटर्स को ही बियर करना पड़ता है। किसी भी मेंबर की पर्सनल प्रॉपर्टी से इसकी कोई रिकवरी नहीं की जा सकती। इसके बाद में थर्ड है कंटिन्यूटी, यानी इसकी निरंतरता। हमने पढ़ा था कि जो सोल ट्रेड प्रोप्राइटरशिप बिजनेस होते हैं, एकाकी व्यापार होते हैं, वो जब तक जो उसका मालिक है जब तक वो बिजनेस में सीरियस होकर शामिल रहना चाहता है तब तक वो चलते हैं और जब उसकी डेथ हो जाती है या उसका मन अब बिजनेस चलाने का नहीं होता तो वो बिजनेस जल्दी ही बंद हो जाते हैं। बीमार होने पर बिजनेस बंद हो जाते हैं, शादी में चले तो बिजनेस बंद हो जाता है। इस प्रकार की स्थिति होती है। लेकिन जो कोऑपरेटिव सोसाइटी होती है इसमें बिजनेस लगातार चलता रहता है। किसी भी मेंबर की डेथ होने, इंसॉल्वेंसी होने या इनकेपेसिटी की कंडीशन में बिजनेस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। कोऑपरेटिव सोसाइटी इस प्रकार से कंटिन्यूसली अपने बिजनेस को चलाती रहती है। इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि उसकी लाइफ ज़्यादा होती है। फोर्थ है डेमोक्रेटिक सेटअप। कोऑपरेटिव सोसाइटी में डेमोक्रेटिक सिस्टम को अपनाया गया है। यहाँ पर वन मैन वन वोट का फॉर्मूला अपनाया जाता है जिससे कि सभी लोगों को अपनी बात रखने का एक बराबरी का अवसर मिलता है। इसमें पैसे को महत्व नहीं दिया गया है, यानी यहाँ कैपिटल के आधार पर वोटिंग नहीं होती बल्कि लोगों की संख्या के आधार पर वोटिंग की जाती है। तो हर व्यक्ति को अपनी बात रखने का पूरा अवसर मिलता है, वो मैनेजमेंट में अपने पार्टिसिपेशन कर सकते हैं। फिफ्थ पॉइंट है ओपन मेंबरशिप। कोई भी व्यक्ति अपनी इच्छा अनुसार इसमें जब चाहे तब कोऑपरेटिव सोसाइटी का मेंबर बन के शामिल हो सकता है। इसमें धर्म, जाति, लिंग के आधार पर, रंग के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाता। सिक्स्थ है इकोनॉमिकल फंक्शनिंग। इस प्रकार के जो बिजनेस होते हैं यहाँ पर कोशिश की जाती है कि मेंबर्स की संख्या ज़्यादा से ज़्यादा हो और इनके द्वारा फिर अपने मेंबर्स के रिक्वायरमेंट के जो गुड्स होते हैं उन्हें बाय किया जाता है। तो चूँकि मेंबर की संख्या ज़्यादा होती है इसलिए उनके द्वारा होलसेल में परचेसिंग की जाती है। होलसेल में परचेसिंग करने के कारण जो गुड्स वो परचेस करते हैं उनकी मार्केट प्राइस सामान्य से कम होती है। इस प्रकार से वो कम खर्च में अपने मेंबर को माल की सप्लाई करने की स्थिति में होते हैं। और चूंकि इसमें बहुत सारे कार्य इकट्ठे रूप में किए जाते हैं इसलिए काफ़ी सारी कॉस्ट कम हो जाती है। इस प्रकार से इनको चलाने में ज़्यादा कॉस्ट नहीं आती क्योंकि सब कुछ सस्ता मिल जाता है। सेवंथ है स्टेट पेट्रोनेज। द कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन गेट
various benefit from the government. The government provides various concession and rebate in taxes. ये सबसे बड़ा बेनिफिट है कि कोऑपरेटिव सोसाइटी ग्रुप में जब बिजनेस को चलाते हैं तो गवर्नमेंट की ओर से हमें कई सारी सहायता मिलती हैं। वो जो सहायताएं हैं वो कंसेशन में या टैक्स में छूट के रूप में प्राप्त होती हैं। इसी प्रकार से हम सस्ते में अपने कार्य को कर सकते हैं और ज़्यादा प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं, और ये जो प्रॉफिट होगा वो सभी मेंबर्स में बोनस के रूप में बांट दिया जाता है। गवर्नमेंट की ओर से इस प्रकार के ऑर्गेनाइजेशन को कम इंटरेस्ट के ऊपर लोन प्रोवाइड कराए जाते हैं, ये भी एक बेनिफिट होता है। इसके बाद में होता है सोशल यूटिलिटी का पॉइंट। कोऑपरेटिव सोसाइटी प्रमोट सोशल जस्टिस एंड म्यूचुअल कोऑपरेशन। दे प्रमोट सेल्फ हेल्प मॉरल वैल्यू अमंग द मेंबर्स। कोऑपरेटिव सोसाइटी के द्वारा समाज में सभी लोगों को एक समान अधिकार देते हुए इसमें शामिल किया जाता है। हर व्यक्ति को एक वोट का अधिकार देकर सभी को अपनी बात रखने का और मनवाने का अवसर दिया गया है। इस प्रकार से सामाजिक न्याय होता है और धनवान व्यक्ति अपनी मनमानी नहीं कर सकता। इस प्रकार से यहाँ पर सभी को एक समान अवसर उपलब्ध कराया जाता है। इसके बाद में है डीमेरिट्स और डिसएडवांटेजेस ऑफ कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशंस। यहाँ पर कमियों के बारे में चर्चा की गई है। सबसे पहला है लिमिटेड कैपिटल। हमने ये पढ़ा कि पार्टनरशिप कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन में मेंबर्स की संख्या ज़्यादा हो सकती है। यहाँ पर अपर कोई लिमिट नहीं होती, यानी कि कितने मेंबर होंगे उसकी कोई लिमिट तय नहीं की गई है, परंतु ये देखा गया है कि कोऑपरेटिव सोसाइटी में जो कैपिटल इन्वेस्ट होती है वो बहुत ज़्यादा इकट्ठी नहीं हो पाती। तो क्योंकि यहाँ पर कैपिटल के लिए कोई कंपल्शन नहीं कि हर व्यक्ति को इतना पैसा लगाना ही पड़ेगा। हर व्यक्ति अपनी इच्छा अनुसार शेयर को खरीद सकता है। तो कोई व्यक्ति एक शेयर खरीद सकता है, इसकी कीमत 10 रुपये हो, इस प्रकार की स्थिति भी होती है। तो कैपिटल इनके पास में ज़्यादा इकट्ठी नहीं हो पाती। इस कारण से अक्सर इस प्रकार के जो कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन है वो लिमिटेड कैपिटल की प्रॉब्लम को फेस करते हुए देखे जाते हैं। सेकंड है इनएफिशिएंट मैनेजमेंट। आमतौर पर जो लोग आपसे हित के लिए कार्य करना चाहते हैं वो लोग कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन शुरू कर लेते हैं। इस प्रकार के व्यक्तियों के पास में मैनेजमेंट की कोई डिग्री नहीं होती, कोई एक्सपीरियंस नहीं होता। इस प्रकार से जब वो बड़े पैमाने पर कार्य करना चाहते हैं तो उनको किस प्रकार से बिजनेस को मैनेज करना चाहिए उसकी जानकारी नहीं होने के कारण कई बार ऐसा देखा गया है कि ये जो कोऑपरेटिव सोसाइटी है वो अपने जो मोटिव है उसको प्राप्त करने में असफल हो जाती हैं। थर्ड है नो मोटिवेशन। इस ऑर्गेनाइजेशन में कोई डायरेक्ट लिंक हमारे एफर्ट के साथ में जुड़ा हुआ नहीं होता, यानी कि कोऑपरेटिव सोसाइटी में जो भी कार्य हो रहा है वो प्रॉफिट के अर्न करने के उद्देश्य से नहीं होता बल्कि सबकी हेल्प करने के उद्देश्य से होता है। इसलिए इसमें अगर कोई व्यक्ति ज़्यादा मेहनत भी करना चाहे तो उसको कोई एक्स्ट्रा प्रॉफिट नहीं होता है, इसलिए कोई भी व्यक्ति इसमें ज़्यादा इंटरेस्ट लेकर कार्य नहीं करता है। फोर्थ है कन्फ्लिक्ट अमंग द मेंबर्स। आमतौर पर यह भी देखा गया है कि जितने ज़्यादा लोग होते हैं उतने ज़्यादा अलग अलग विचार सामने आते हैं और इस प्रकार से किसी एक डिसीजन पे पहुंचना मुश्किल होता है। यही सबसे बड़ी समस्या इनके सामने आती है। जितने ज़्यादा लोगों को इसमें शामिल करेंगे, वोटिंग रेट सबका एक समान होता है, इसलिए कई बार ऐसा देखा जाता है कि कुछ लोग जो कि बिजनेस की समझ नहीं रखते वो अपने मनमानी करने में सफल हो जाते हैं क्योंकि वोटिंग के कारण होता है। कई बार ऐसे डिसीजन वो लेते हैं जो कि इमोशनल होकर लिए जाते हैं जिससे कि बिजनेस को आगे चल के नुकसान उठाना पड़ता है। फिफ्थ पॉइंट है एक्सेसिव गवर्नमेंट कंट्रोल। अभी हमने पढ़ा कि इसमें गवर्नमेंट के द्वारा कुछ मदद मिलती है तो मदद के बदले में गवर्नमेंट के द्वारा इसके ऊपर कंट्रोलिंग भी की जाती है। कंट्रोलिंग करने के कारण इस कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन को अपने ऑडिटेड अकाउंट गवर्नमेंट को भेजना पड़ते हैं और रजिस्ट्रार के पास में उसकी कॉपी जमा करना पड़ती है। गवर्नमेंट के द्वारा इसके ऊपर कई बार जो है रिस्ट्रिक्शंस भी लगा दी जाती हैं, तो ये भी एक समस्या बन जाती है। इसके बाद में है टाइप्स ऑफ कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन। अब हम यहाँ देख सकते हैं कि कितने प्रकार के कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं, उनके यहाँ पे नाम दिए गए हैं। जैसे फर्स्ट देख सकते हैं कंज्यूमर्स कोऑपरेटिव सोसाइटी, ये कंज्यूमर्स के लिए होती है जो कि मिडिल मैन को एलिमिनेट करने के उद्देश्य से की जाती है। जैसे कि हम मैन्युफैक्चरर से डायरेक्ट माल अगर खरीद लें तो जो हमारे रिटेलर और होलसेलर हैं वो मिडिल मैन है, उनको हटाना इसका उद्देश्य होता है। तो इस प्रकार से हमें मैन्युफैक्चरर से या होलसेलर से कम कीमत में माल मिल जाएगा
और उससे हमें सस्ता माल खरीदने का मौका मिलता है, ये इसका उद्देश्य होता है। सेकंड होता है प्रोड्यूसर्स कोऑपरेटिव सोसाइटी। तो इस प्रकार की सोसाइटी मैन्युफैक्चरर्स के द्वारा बनाई जाती है। वो लोग अपने हितों की रक्षा के लिए, जो छोटे छोटे प्रोड्यूसर्स होते हैं जो अपने घरों से प्रोडक्शन का कार्य करते हैं, वो अपने माल को दुनिया भर में सप्लाई करने के लिए, बेचने के लिए, इकट्ठा माल खरीदने के लिए इस प्रकार की सोसाइटी बना लेते हैं और फिर होलसेल में माल जो रॉ मटेरियल है उसको परचेज़ करते हैं। उसी प्रकार से सेलिंग भी उनके द्वारा दूर दूर तक की जा सकती है। इस तरीके का उपयोग करने से रॉ मटेरियल, इनपुट और मशीनरीज वगैरह जो हैं उन्हें सस्ते में और जल्दी से मिल जाती हैं। इसी प्रकार से उनके द्वारा अपना माल इकट्ठा करके अलग अलग प्रोड्यूसर्स को सेल किया जा सकता है और ज़्यादा क्वांटिटी में सप्लाई भी की जा सकती है। थर्ड है कोऑपरेटिव मार्केटिंग सोसाइटी। इस प्रकार का कार्य मार्केटिंग के लिए किया जाता है, जिसमें कि स्मॉल जो प्रोड्यूसर्स होते हैं उनके द्वारा अपना माल को बेचना मुश्किल कार्य होता है, लेकिन वो लोग मिलकर एक ऐसी सोसाइटी बना लेते हैं जो कि उन सभी का माल लेकर उसका प्रचार प्रसार करती है और उस माल को बेचती है। इस प्रकार से जो खर्चा हर एक प्रोड्यूसर को करना पड़ रहा था एडवर्टाइजमेंट का, प्रचार प्रसार का, वो सब मिलकर एक ही बार करना पड़ता है तो सभी लोगों के बीच में वो बढ़ जाता है। तो हर एक प्रोड्यूसर के हिस्से में आने वाला खर्च बहुत कम हो जाता है, इससे उनके प्रॉफिट बढ़ जाते हैं और माल को बेचना आसान होता है। और एडवर्टाइजमेंट के बड़े जो तरीके होते हैं, टीवी पर दिखाना, इस प्रकार को भी यूज़ किया जा सकता है। फोर्थ है कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी। क्रेडिट का मतलब है उधार, तो यहाँ पर इसको हिंदी में साख वर्ड भी यूज़ करते हैं, तो सहकारी साख समिति इसको कहा जाता है। इस प्रकार की जो समितियाँ होती हैं, कोऑपरेटिव सोसाइटियाँ हैं, ये लोन देने का कार्य करती हैं। तो इस प्रकार से जो भी मेंबर होते हैं उन्हें लोन प्रोवाइड किया जाता है और जो लोग अब हर मेंबर को इसमें कुछ कंट्रीब्यूशन हर महीने या हर साल करना होता है, उसी पैसे को कैपिटल के रूप में लोन को इकट्ठा किया जाता है और लोन के रूप में बांटा जाता है। इस पे जो इंटरेस्ट अर्न किया जाता है उसमें से अपने एक्सपेंडिचर को काटने के बाद जो पैसा बचता है वो प्रॉफिट होता है और उसे बोनस के रूप में सभी पार्टनर्स मेंबर्स के बीच में बांट दिया जाता है। इसका अन्य फिफ्थ है कोऑपरेटिव फार्मिंग सोसाइटी। फार्मिंग यानी खेती के संबंध में इसे बनाया जाता है। यहाँ पर जो छोटे छोटे किसान हैं जिनके पास ज़मीन कम होती है, वो लोग मिलकर इस प्रकार का सोसाइटी बना सकते हैं। इसमें वो लार्ज स्केल पे जो मशीनों का उपयोग किया जाता है, ट्रैक्टर का, हार्वेस्टर का, जो मशीन होती है इससे खेतों में जुताई का कार्य किया जाता है और फसलों की कटाई होती है, दाने अलग करने का कार्य होता है, वो सब जो मशीनें होती हैं वो बड़े किसान यूज़ कर लेते हैं, लेकिन छोटे किसान इतना खर्च नहीं उठा पाते हैं। तो मिलकर इस प्रकार की सुविधाओं का वो लाभ कोऑपरेटिव सोसाइटी के माध्यम से उठा सकते हैं। इसके बाद में है कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी। ये सोसाइटी मकान बनाने के संबंध में बनाई जाती है। इसमें बड़े खेत को कुछ लोग मेंबर बनके कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाते हैं। एक बड़ा सा खेत या लैंड लेते हैं, एक बड़ा सा प्लाट खरीदते हैं और उस प्लाट के ऊपर सभी के लिए ज़रूरत के हिसाब से छोटे छोटे प्लाट काटे जाते हैं और सभी को उन्हें सेल किया जाता है और इस प्रकार से उनका जो डेवलपमेंट का कार्य होता है वो कोऑपरेटिव सोसाइटी करती है, क्योंकि हर व्यक्ति इतनी जानकारी नहीं रखता है। तो जो लीगल फॉर्मेलिटीज़ होती हैं वो हर व्यक्ति को अलग अलग करना पड़ती हैं, तो वो एक ही व्यक्ति सोसाइटी की तरफ से कर ली जाती है, तो ये कार्य भी आसानी से हो जाता है। और फिर इस प्रकार से जो एग्रीकल्चर लैंड है उनका कन्वर्जन कराना, उन पर प्लाटिंग करना और उसके बाद में उन पर कंस्ट्रक्शन करने का कार्य ईजी हो जाता है। इस प्रकार से कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाने से हमें लाभ होते हैं। हमारे सामने यहाँ पर दिया हुआ है पार्टनरशिप फर्म और कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन में क्या डिफरेंस होता है, इससे आपको एग्ज़ाम के लिए तैयार करना चाहिए। इसके साथ हमारा कोऑपरेटिव सोसाइटी का जो आज का टॉपिक था, पार्टनरशिप का था, ये खत्म होता है। और अब इस चैप्टर में हमारे पास में जॉइंट स्टॉक कंपनी का एक और फॉर्म रह गया है, जिसके बारे में हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू।